جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं. आज की जो बड़ी खबर है हुकूमत के लिए, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है. जो बड़ा महाज यहाँ पे गर्म था जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का, उनके उनके लोग थे बड़े. पिछला हफ्ता हमने देखा बहुत सारा फायर वर्क हुआ, टीवी चैनल्स पे हुआ, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को बड़े सीरियस किस्म के टांट्स किए गए, थ्रेट्स किए गई. और ये लगता था कि इसके दरमियान, ग्रुप के दरमियान बहुत सारी ज़्यादा तलखियाँ बढ़ जाएंगी और इमरान खान साहब जो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे. लेकिन आज लगता है कि फायर फाइटिंग जो है, जो उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, नुमान लंगड़ियाल साहब ने जो आज उन्होंने लंच दिया हुआ था, तो उसमें हमें फवाद चौधरी साहब जो है ना वो नज़र आए हैं. और जो वहाँ पे ये ग्रुप के लोग थे उन्होंने बड़ा इमरान खान साहब पे या बुज़दार साहब पे अपने एतमाद का इजहार किया. बड़े खुश नज़र आ रहे थे, लग रहा था उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो हल कर दिए जाएंगे और पूरे का पूरा जो मामला जो है ना वो बैठ जाएगा. बबल था एक बबल, वो पूरा हो गया है. और जो उनकी उनकी डिमांड्स थी, उन पे दो ही बड़ी डिमांड्स थी या तीन थी, उन पे शायद उन्होंने गौर करके वो मानने का ऐलान कर दिया. और हुकूमत बड़ी हद तक पीछे हटी है. एक हुकूमत ने, होता है ना जो उन्होंने कहा था, फैसल वाडा साहब ने कहा था एक SHOs की मार है, वो लगता है हुकूमत ने वो रास्ता नहीं लिया. उन्होंने ये लिया कि नहीं, इन ये MNAs और MPs को एक SHO इनकी मर्जी का दे दिया जाए, रादर दैन के कोई इनको बुलाकर इनकी फेंटी लगाए और इनको डंडा दिखाए. उन्होंने कहा नहीं, डंडा नहीं दिखाते, इनके हाथ में एक SHO दे देते हैं जो डंडे वाला हो, जो इनके कहने पर इनके मुखालफिन को, इनके जानने वालों को, वट जो भी हों, उनको डंडे मारे और जिसको चाहे उठा लें, पर्चे करवाएं, उनको थाना कचहरी. असल मसले जो होते हैं, जितने भी जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग हैं, माँ सिवाय 12 जो मेरी तलात हैं, 12 लोग जो हैं वो जेन्युइन इनके साथ, तरीन साहब के साथ खड़े हैं. जो वो कहते हैं दिलो जान से, जिनको जो पार्टी के अंदर लाए थे, वो आज़ाद ग्रुप था, वटेवर के हैं. बाकी जो लोग हैं 35 से ले ये 40 जो हैं, जिनके बारे में कहा गया, ये 25 से 26 बनते हैं टोटल 35-40 से, वो कहते हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब की मोहब्बत में नहीं आए थे, वो यही काम करने आए थे जो आज हमें नजर आया है फवाद चौधरी साहब के साथ खड़े होके. यही था कि हमारा थानेदार नहीं सुनता, हमारे यहाँ पे एक DPO नहीं सुनता, हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर नहीं सुनता, और सबसे बढ़कर हमारे पास पैसे नहीं है, तरक्याती फंड नहीं दिया जा रहा है हमें. ये उनकी सबसे बड़ी, उनकी 2 डिमांड्स है. सो उनको बड़ा एक अच्छा मौका मिला था कि वो जहांगीर तरीन साहब के कंधों पर बंदूक रखें और चढ़ जाएं और जाके वो हुकूमत को मजबूर करें और उनको ब्लैकमेल करें, या उस्मान बुज़दार को करें या इमरान खान साहब को करें कि भाई साहब अगर हमारी ना मानी गई, हमारे ग्रीवेंसेस जो हैं उनको यहाँ पे अप्रिशिएट ना किया गया, तो फिर हम तरीन साहब के ग्रुप में खड़े हैं. मेरी उनसे बात हुई जहांगीर तरीन साहब के किसी एक आध ग्रुप से, तो मैंने ये पूछा है उनसे, मैंने कहा ये बताएं कि ये जो आप लोग उनके कंधों को यूज़ कर रहे थे या वो आपके कंधों को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि तरीन साहब को भी साफ ज़ाहिर है एक सपोर्ट चाहिए थी. इतना बड़ा ग्रुप जो है वो तो परवेज इलाही साहब का भी नहीं बन सका. 10 लोग हैं उनके साथ, तरीन साहब ने 40 बंदे इकट्ठे कर लिए. और इसका जहांगीर तरीन का इसलिए भी ज़्यादा एक मेरा ख्याल क्रेडिट बना है उनके हामियों के नज़दीक कि वो तो एक आप कह सकते हैं डिसक्वालीफाइड है. उनका तो फ्यूचर भी नहीं है, उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनना, उन्होंने कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना. परवेज इलाही उसके मुकाबले में एक अगेन स्पीकर कौमी असम्बली है, साबिक़ वज़ीर आला, वज़ीर आला बनने के ख्वाब देखते हैं. सो उनके नज़दीक तो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था. वो पता चला उनकी अपनी पार्टी के 10 लोगों के अलावा 11 बंदा नहीं है उनके पास. दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने 40 के करीब बंदे इकट्ठे कर लिए हैं. सो वो भी उनको एक उनका दुख है. परवेज इलाही के बारे में कहा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा इस बात पे परेशान भी हैं और वो वरीड भी हैं कि मेरा ग्रुप जो था पहले तो पंजाब में वो डिक्टेट करते थे, परवेज इलाही साहब के कहने पे चलता था कि वो रोज़ यहाँ पे तड़ियाँ लगाते थे, धमकियाँ देते थे कि आज गिर जाएंगे तो परसों गिरा देंगे, हमारी बातें नहीं मानी जा रही, हम अलाइज हैं, हमसे मशवरा नहीं किया जा रहा. अब वो बिल्कुल आपने देखा होगा वो खामोश हैं ना. अब ये उनकी उसकी शान के भी खिलाफ है कि जहांगीर तरीन के साथ मिल जाएं, अपने 10 मेंबर लेके दे कि ये देखें जी हम 50 हैं. जहांगीर तरीन साहब क्यों परवेज इलाही साहब के विंग्स जो है उनमें छुपने की कोशिश करेंगे, जिनके पास सिर्फ 10 वोट हैं, अपने उनके पास 40 वोट है. लिहाजा वो जो उनका क्लाउड था ये परवेज इलाही का, वो डिक्टेट करने वाली पावर से वो बड़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुई है और वो खुश नहीं है. उनका कम से कम एक अच्छी, जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए या तरीन साहब के लिए, सॉरी ये उस्मान बुज़दार के लिए अच्छी चीज़ इसमें पूरे क्राइसिस से निकली है, वो उनमें से इस चौधरी परवेज इलाही साहब की जो हर वक्त ब्लैक मेलिंग वाला स्टाइल था और रोज़ कोई ना कोई क्राइसिस पैदा कर देते थे और फिर अपने लेफ्टिनेंट जो है छोड़ देते थे टीवी चैनल्स पे और धमकियां और हर किस्म की गुफ्तगू वो करते थे. वो कम से कम उसको चुप लग गई है कि भाई साहब आप तो बड़े इतने से छोटे से हैं, 10 लोग हैं, हम तो यहाँ 40 लोग जो हैं वो एक साइड पे उनको डील कर रहे हैं. सो आप और वो 40 लोगों ने अगर बगावत कर दी और वो उतरे पूरी बगावत पे
تو جناب وزیر اعلیٰ کا سر تو لے جائیں گے، لیکن ساتھ میں وہ آپ کی بھی جائے گی، آپ بھی اسپیکر نہیں رہیں گے، کیونکہ ہاؤس میں تو پھر پوری بغاوت ہوتی ہے، اسپیکر بھی جاتا ہوتا ہے. سو پرویز علیہ صاحب کونے میں دبک کر بیٹھ گئے، آپ ان کی بلکہ انہوں نے الٹا بیان جاری کیا ہے ان کے عثمان بزدار صاحب کے حق میں. سو ان کو تو نیوٹرلائز اس میں کر دیا گیا. تو میری جب اس پہ بات ہوئی ان پہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، تو میں نے کہا جناب کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں، وہ تو آپ کو استعمال کر کے انہوں نے اپنی ڈیلز مار لی ہیں، انہوں نے تو فنڈز لے لیے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ مسئلے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ اے سی لگوانا ہے، پٹواری لگوانا ہے، زمینوں کے الاٹمنٹیں کروانی ہیں، ایم پیز نے سرکاری زمینیں ڈھونڈنی ہے، کوئی ٹھیکیدار آگے بھی 10 سے 15% ایک جنرل ریٹ یہاں پہ ایک کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ان کو ملتا ہے. اور یہ ہمیں کہانی وہ سنا رہے تھے ہمارے دوست یہ فواد چودھری صاحب کے، ایم این ایز کو نہیں دیا گیا، ایم پی ایس کو فنڈ ڈیولپمنٹ نہیں فنڈ دیا گیا، یہ ڈسٹرکٹ کو جاتا ہوتا ہے. ہمیں سارا پتہ ہے کہ ایم این ایز کے اگینسٹ ایلوکیشن کی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ اور ڈپٹی کمشنر کو فنڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے ان کے مرضی کے ٹھیکیدار کو آگے سے آپ نے دینا ہے. 15 سے 20% نارمل سی بات ہے، ادروائز انہوں نے اتنا زور نہیں لگانا تھا جتنے اس پہ ایکسٹریم پہ گئے. خیر، تو جہانگیر ترین کے ان کے گروپ کے بندے نے مجھے کہا، بڑے قریبی نے، انہوں نے کہا جب ہم کیا کریں، اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو دھکے دینا شروع کر دیں، نہیں جی ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے گریونسز تھے، اپنے ایشوز تھے، کچھ ہمارے ایشوز اپنے تھے، کچھ ان کے ایشوز تھے، وہی میرج آف کنوینئنس کے دونوں کو سوٹ کر رہے. ترین صاحب کا گروپ بڑھ رہا تھا، حکومت پہ دباؤ بڑھا رہے تھے، لہٰذا ان کو سوٹ کرتا تھا یہاں پہ کہ جناب کہ جتنے زیادہ بندے میرے ساتھ ہوں گے تو حکومت دباؤ میں آئے گی، اور وہی ہوا، حکومت دباؤ میں آئی. عمران خان صاحب کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، انہیں ہونا پڑ گیا. انہیں یہاں پہ سینٹر میں بھی حالانکہ پارلیمنٹری انہوں نے اپنے لیڈر بنا دیے تھے، یہاں پہ راجہ اور ریاض صاحب کو بنا دیا تھا، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں وہاں پہ انہوں نے نذیر چوہان صاحب کو بنا دیا تھا. کلیئر بغاوت تھی، لیکن پھر بھی خان صاحب وہ وہاں ڈٹے رہنے کی بجائے انہوں نے ایک روٹ جو لیا وہ یہی والا تھا کہ سبمیشن والا لیا ہے، سرنڈر والا لیا ہے کہ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو انائے کیا جائے یا ایک ان کو ناراض کیا جائے، یہ جو ہیں یا گروپ جو بن گیا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ دوسرا گھیرا جو ہے شہباز شریف صاحب والا بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات جو ہے بڑی حد تک نارملائز ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کا کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف کا بہر آنا اور ان کا وہاں سے لندن سے روانہ ہونے کی کوشش کرنا یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے. سو وہ اس معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا افنڈیڈ ہیں. آج کل ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے ناراض سے ہیں، وہ تقریر بھی کرتے ہیں تو وہ والی وہ گھن گرج انہیں لگتا ہے کہ ایک طرف مجھے جہانگیر ترین کے اس میں کیمپ میں یا ان کے گروپ میں پھنسا دیا گیا ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو لانچ کر دیا گیا ہے مجھے ڈیسیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا عمران خان صاحب اپنے آپ کو بے بس سے محسوس کر رہے ہیں. اب آپ آج کل ان کی تقریریں دیکھیں، بیان تو وہ دے رہے ہیں کہ مجھے مافیا جو ہے بلیک میل کر رہا ہے یا مجھ سے وہ اپنی مرضی کی ڈیل لینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ اب ڈیل تو دے دی ہے. خیر، میں نے کسی سے پوچھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی، میں اس پہ بھی آتا ہوں ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بزدار صاحب کو نواز شریف صاحب نے کیسے بچایا ہے. ہاؤ ڈیڈ ہی سیو بزدار. اور ادروائز بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے بڑا ہوم ورک بڑی حد تک نواز لیگ میں اور ان میں تیار ہو چکا تھا کہ ان کو ہٹاتے ہیں. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ بڑے اسٹرانگ ریزرویشن. عمران خان صاحب پچھلے 2.5-3 سالوں میں مسلسل ڈیفائی کرتے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو نہیں ہٹانا. خیر، اس پہ میں آتا ہوں میں کہ نواز شریف نے ان کو کیسے وہاں پہ ان کو ریسکیو کیا ہے اور کس اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. جہانگیر ترین کا کیمپ جو ہے یہ فیل کرتا ہے کہ جہانگیر ترین نے ان کو کہا ہے، جو حکومت کے درمیان میں لوگ تھے، کہ بھائی صاحب مجھے تو آپ لوگوں نے بلایا تھا. یہ اطلاعات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی خیر رپورٹس آتی رہی، اب دوبارہ میں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے آنے کی مین ریزن حکومت کی طرف سے ان کو ایشورنسز کروائی گئی تھی کہ آپ آ جائیں. بعض تو یہ بھی ہلکے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کا ترین صاحب کو، خود بھی ترین صاحب نے کہا تھا کہ میرے رابطے رہتے ہیں عمران خان صاحب سے، تو انہیں اس ٹاپ لیول پہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ واپس آ جائیں تو آپ کو کوئی ایسا آپ کا کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، چیزیں معاملات نہیں ہیں، باقی کے بھی ہیں جیسے چل رہے ہیں ملوں کے آپ کے بھی چلتے رہیں گے. تو ان کو ضرورت پڑ گئی تھی، یہاں پہ حکومت کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ جہاں سینٹ کے جو الیکشنز ہونے ہیں مارچ میں، اس میں کہ لوگ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. لہٰذا ترین صاحب کو واپس آنے میں، پیچھے لانے میں حکومت کے کچھ اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ تھا کہ آپ ذرا ان کو سنبھالیں. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم نارمل انداز میں ڈیل کریں گے، اس پہ کرمنل کیسز یہ وغیرہ نہیں بنایا جائے گا. لیکن پرائم منسٹر آفس میں پھر کہا جاتا ہے جو 2 لوگ ہیں، ایک جو ان کی یوزول ایک شکایت رہتی ہے شہزاد اکبر کی، اعظم خان کی، ان کی جو جوڑی ہے وہ سمجھتے ہیں. انہیں جب یہ بھنک ملی ہے کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین پھر دوبارہ قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پہ رول پلے کیا اور الٹیمیٹلی ان کو جو پھر ان میں فیڈنگ کی گئی تو اس کے نتیجے میں جہانگیر ترین پہ اور ان کے بچوں پہ، ان کی بیٹیوں اور بیٹے پر FIR
लिहाज दी गई और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की दी गई, जिस पे वो जहांगीर तरीन ये कहते थे कि शुगर माफिया की बात होती, लेकिन मेरे ऊपर शुगर के वो इल्ज़ामात नहीं है, वो तो और भी 17 मिल्स हैं उनके उनके ऑडिट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही, वो तो नॉर्मल उनके साथ हैं। लेकिन मुझे टारगेट करने में यह है कि मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वो भी बच्चों के उस पर डाली गई जो कि 14 साल की उस पर सजा बनती है। लिहाजा वो ये शिकायत करते हैं कि जनाब कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मैंने तो धोखा नहीं दिया। अच्छा, हुकूमत समझती थी, जैसे पहले इमरान खान साहब कहते थे कि उन्होंने हमें धोखा दिया, मैं तो नहीं समझता था तरीन साहब इन मामलों में पाए जाएंगे जिस मामले पे सामने आए। तरीन साहब कहते हैं कि अब मुझे बुलाकर मेरे साथ धोखा किया गया है और मुझे फिर मजबूर किया गया है कि मैं जो है अपना ग्रुप खड़ा करूं, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, लिहाजा मैं तो वो कोशिशें करूंगा। उनको ये लगता है कि यहाँ पे शहजाद अकबर और वो जो है यहाँ पे आजम खान जो है, इन्होंने इमरान खान साहब के दोबारा कान भरे, अदरवाइज उनके मामला बड़ी हद तक ठीक हो चुके थे। ये उनकी अपनी राय है। अब आते हैं कि जनाब के इस पे उस्मान बुज़ार को जो है इनको हटाने का मामला तय हो चुका था और स्टैब्लिशमेंट बड़ी चाहती है, उनके भी स्टेक्स हैं कि जितना ब्लेम आ रहा है बैड गवर्नेंस का, करप्शन का, मिसमैनेजमेंट का पंजाब के हद तक, वो सारा स्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है। वो समझते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से इल्ज़ामात हैं, जो बर्डन है वो स्टैब्लिशमेंट को लेना पड़ता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते, उन्होंने भी ओनरशिप दी हुई है बड़ी डट के हमारी स्टैब्लिशमेंट ने। तो इस पे ये फार्मूला तय हुआ था कि तरीन ग्रुप को मिलाया जाए इसके साथ, ये नवाज शरीफ साहब के ये ग्रुप के साथ, या शहबाज शरीफ के ग्रुप के साथ, कि आप इसको हटाया जाए यहाँ पे, और उनके अगर वोट मिल जाते हैं इनको, तो एक चीफ मिनिस्टर जो है उनकी मर्जी का आ सकता है, नवाज शरीफ साहब का या उसके शहबाज शरीफ का। तो इस पर मुझे ज़राए कहते हैं जो कि उस पर नवाज शरीफ साहब जो है वो तैयार नहीं हुए, अगरचे शहबाज शरीफ साहब या इनका कैंप जो बड़ी हद तक तैयार था कि कू होने वाली है, उससे इस्टेब्लिशमेंट और ये इमरान खान साहब की दूरी होगी, दोनों के दरमियान मजीद डिफरेंसेज होंगे, और अगर ये काम हो जाते पंजाब की हद तक तो इमरान खान साहब को तो वही हाल होगा जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का हुआ था, कि उनका आपको याद होगा 88 में वो सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म थी, पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे, वो फिर सिंध में थी, उनकी हुकूमत जो चलती थी सिर्फ वहाँ पे अपारा तक चलती थी, 3-4 किलोमीटर पे हुकूमत थी। वही नहीं इमरान खान साहब के साथ हो जाएगा कि केपी में उनकी हुकूमत होगी, छोटा सा सूबा है, और बाकी वो इस्लामाबाद पर रूल करेंगे। पंजाब में अगर वहाँ शहबाज शरीफ साहब वगैरह दोबारा आ जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा उनका कैंप। लेकिन वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल नहीं माने। वो ये कहते हैं कि इस वक्त आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा है वो बुज़दार साहब पे बन रहा है। अगर आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इमरान खान जर्नलों की बात नहीं मान रहे, उनमें डे बाई डे इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, हम क्यों रेस्क्यू करें एस्टेब्लिशमेंट को, हम एस्टेब्लिशमेंट की गेम फिर क्यों खेलें कि हम वो बुज़दार को हटाना चाहते हैं और हम उनका काम करवा दें। वो कहते हैं कि वो ठीक है, आए हैं, उन्होंने इनकार किया, सो इनकार करने में नवाज शरीफ साहब का बड़ा हाथ है। अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते थे कि इसमें वो लगाई जाए, ब्रीच किया जाए इनके दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, आप उनको फौजियों और इमरान खान के दरमियान इरिटेंट रहने दें, हम इस ऑब्स्टिकल को, इरिटेशन को हटाकर हम बेसिकली तो उनका फ़ायदा करेंगे। या वो समझते हैं कि जनाब कि ये 2.5-3 साल गुजर गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के और इनके दरमियान मजीद 2 साल बुज़दार रहते हैं, एक सोर्स ऑफ इरिटेशन रहेगा दोनों के दरमियान, बात बढ़ती रहेगी, लड़ाई बढ़ती रहेगी, तो जिसका फ़ायदा हमें जाके 2023 में होगा। फिर हम उस वक्त अपनी मर्जी की कोई नई डील स्ट्राइक कर सकते हैं या ज़्यादा हम स्टैंड ले सकते हैं। या नवाज शरीफ साहब इस बात में वो ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, सैडिस्ट एक प्लेयर होती है ना जैसे कहते हैं, वो ले रहे हैं, एक उसकी मरीजाना किस्म की इसको कहते हैं, खुशी कहते हैं कि भाई साहब कि जिस बात पे आर्मी ये फंसी हुई है, वो फंस गई है, उससे मैं क्यों उसको रेस्क्यू करूं। और बार बार ये तो अब ये कोई बात वो नहीं रही, जंग बाजवा साहब भी ओपनली अब ये बात कह चुके हैं, सहाफ़ियों के सामने कह चुके हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ात हैं इस पर। तो वो कहते हैं जिस चीज़ पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अनकम्फर्टेबल है, मैं वो उनका अनकम्फर्टेबल क्यों रिमूव करूँ माँ साल 2 साल की एक वजारत आला लेने के लिए। लिहाजा उनको बचाने में वो कहते हैं फौजी एक हमसे रास्ता मांग रहे हैं, रेस्क्यू मांग रहे हैं, फौजी एस्टेब्लिशमेंट हम नहीं देंगे। ये यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब करते वही हैं जो उनको नवाज शरीफ साहब कहते हैं। लिहाजा बुज़दार साहब की किस्मत जो है ना बड़ी अच्छी है कि एक तरफ इमरान खान साहब उनके लिए डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी उनको बचाना चाहते हैं। कम अज़ कम इस मामले में नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब सेम पेज पे हैं कि पंजाब जो है ना वो बुज़दार साहब को चलाना चाहिए। वो जवाब में आपको बता चुका हूँ कि जितनी बैड परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, शरीफ फैमिली या नवाज लीग रिवाइव करती जाएगी पंजाब में और अगला इलेक्शन स्वीप करने की वो पोजीशन में आएगी। और यही वो खौफ है जो एस्टेब्लिशमेंट को है कि इमरान खान साहब की जिद की वजह से
पंजाब वो लूज़ कर बैठेंगे और दोबारा नवाज लीग जो है वो आके वो पावर में आ जाएगी, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके तल्लुकात उनके नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह के हैं आपको पता है, लिहाजा वो उसको शहबाज शरीफ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल लकी हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी उनका कुछ नहीं कर सका, इमरान खान साहब उनके साथ खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब उनका साथ दे रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल बुरे तरीके से फंसी हुई है कि हटाएं तो हटाएं बुज़दार साहब को कैसे, और इमरान खान साहब किसी सूरत में बुज़दार साहब को हटाने को तैयार हो। ये वो सिचुएशन पंजाब में डेवलप हो रही है। देखते हैं कि इसमें से कि नवाज शरीफ साहब की रीडिंग ठीक निकलती है या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो इस वक्त फासले बढ़ रहे हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे और उसका फ़ायदा जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब उठाने की पोजीशन में आ जाएंगे।